आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और बजट के बाद इस खास जो शो में मैं हूं अनुराग शाह। 2025 का सबसे सटीक विश्लेषण बजट पेश हो चुका है और अब सवाल ये है कि बजट आपके लिए कैसा है, किस तरह की आपको राहत मिली है, किसे झटका मिला है, टैक्स पेयर, निवेशक, किसान, व्यापारी, सबके लिए क्या कुछ था इस बजट में। बजट की हर बारीकी को हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ कुछ बड़े एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि बजट का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास के लिए बजट में जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ था वो है कि 12 लाख तक की जो इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा सैलराइड लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही अब टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल तक का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर पाएंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वही सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टीडीएस की सीमा है उसे भी बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया। चलिए वित्त मंत्री ने जो बजट में क्या क्या बड़ी बातें कही एक बार आपको सुनाते हैं। This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. New tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. तो वित्त मंत्री बता रही थी कि किस तरह से टैक्स के अंदर इनकम टैक्स दरों में जो बदलाव किया गया है लोगों को फायदा होगा। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अगर आप 12 लाख रुपए तक की जो कमाई है आपकी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो सालाना 12 लाख रुपए अगर आपकी कमाई है तो और वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसे 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो 12 लाख के अंदर से अगर हम 75,000 रुपए घटाते हैं तो फिर 11,25,000 रुपए का आंकड़ा आता है। और 11,25,000 के ऊपर अगर हम नई टैक्स स्लैब्स को देखें तो वहां पर जो टैक्स बनता है, जिस तरह से सरकार ने राहत दी है 4 लाख तक, फिर 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10%, तो वहां पर जो आपका टैक्स बनेगा वो 57,000 रुपए का टैक्स बनेगा। ये जो नई दरें हैं जिसमें 0 से 4 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5% और 8 से 12 लाख रुपए 10%। तो जो 12 लाख की कमाई 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद जो आपका टैक्स बनेगा। और इसके अलावा भी जो नई स्लैब दरें हैं 12 से 16, 15%, 16 से 20%। इसमें आपको याद रखने के लिए भी आसानी होगी क्योंकि 4, 8, 12, 16 तक का ये 16, 20, 24 तक का और 24 लाख से ऊपर 30%। पहले जो नई टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% रखता था, अब उसे बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया है। इसके बाद 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और वहां पर रिबेट मिलेगी आपको 60,000 रुपए तक की। तो 12 लाख में से 75,000 रुपए अगर आप घटाते हैं तो 11,25,000 और 11,25,000 के ऊपर जो टैक्स आता है नई टैक्स दरों के हिसाब से वो 57,000 रुपए का टैक्स स्लैब है। और इस 57,000 रुपए पे पूरी की पूरी आपको रिबेट मिल जाएगी, तो किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह से सैलराइड लोग जो हैं वो 12 लाख और उसमें 75,000 रुपए और जोड़ दिया जाए, 12,75,000 रुपए तक उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। तो ये 57,000 की कैलकुलेशन थी, 57,500 की, 37,000 रुपए टैक्स 8 से 12 लाख तक के 10% की ब्रैकेट पे और 4 से 8% पे 20,000 रुपए। तो पूरा का पूरा ये आपको 57,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी और टैक्स देनदारी जो है किसी भी तरह की नहीं रहेगी। तो इस
नए ऐलान से, बजट के नए ऐलान से करीब 1 करोड़ लोग जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएंगे, उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 6.5 करोड़ लोग जो कि कुल आईटीआर फाइलर्स है उसका 80% है, उनको इसका फायदा होगा। 80% जो आईटीआर फाइलर थे उसे सरकार के द्वारा जो नए बदलाव किए गए हैं उसका फायदा होगा। तो अब आपको बताते हैं कि आम लोगों की क्या राय है। वित्त मंत्री ने जो ऐलान किए हैं और इनकम टैक्स में जो बदलाव किया गया है, 12 लाख तक की छूट दी गई, उस पे आम जनमानस का क्या सोचना है? मुझे बस यही बात अच्छी लगी है कि जो टैक्सेस का जो ब्रैकेट है वो बढ़ाकर 12 लाख तक किया है, तो उसी और वो एक बात काफ़ी अच्छी रही है। उसके अलावा मुझे एक ही बात का गवर्नमेंट से एक काइंड ऑफ एडवाइस है कि जो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मल ग्रोसरीज वाले जो टैक्स होते हैं, पीपल जो पहले जो थे लोग काफ़ी कम सैलरी में भी खुश थे, क्योंकि वो जो टैक्सेस थे वो बहुत कम है। इट वॉज गुड क्योंकि उनको पता चला है कि व्हाट द पावर ऑफ पीपल, क्योंकि अभी ये सिचुएशन ऐसा था क्योंकि उतना उनको सीट नहीं मिला था। द मेन थिंग इज दैट, तो वो एक लेवल से लेके उन्होंने सोचा कि पीपल को क्या चाहिए, क्योंकि हम एवरी टाइम हम उनको बोलेंगे और दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अच्छा था, और ये अभी तक का मेरे ख्याल से मोदी गवर्नमेंट का इट वाज अ गुड बजट। अभी जो टैक्स स्लैब नया आया है, न्यू टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स रेजिम, ये तो बहुत पुरानी चीज है, बट उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो उन्होंने नई यूथ जनरेशन हो या पीपल जो अभी सर्विस सेक्टर में हो, उनको वापस से न्यू रेजिम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी भी टैक्स पेयर्स है जो ओल्ड रेजिम में जाने की कोशिश करते हैं। न्यू रेजिम, इससे क्या होगा, वो लोग इन्वेस्ट सही तरीके से कर सकते, क्योंकि ओल्ड रेजिम में इन्वेस्टमेंट था टैक्स सेविंग के लिए। अभी वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड बोलो या LIC बोलो, ट्यूशन फी बोलो, देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे वो सही तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न्स उनको अच्छा मिल सकता है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और न्यू टैक्स रेजिम के वजह से उनको टैक्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी डिडक्शन है नहीं। ये टैक्स स्लैब मिडिल क्लास के लिए बेस्ट तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है, काफी अच्छा है। मिडिल क्लास, देखिए सारा हमारा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जानता हूँ कि जो बिजनेस के इफेक्ट्स होते हैं वो मिडिल क्लास पे कहीं ना कहीं आता ही है बर्डन। तो दूसरे जो टैक्सेशंस हैं, जैसे हमें पहले बताया गया GST के बाद बाकी सब टैक्सेस हट जाएंगे। ऑक्ट्राई हट गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक्साइज हट गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अभी तक अश्योरिटी नहीं है। GST फाइलिंग, डिले पेमेंट वगैरह, अगर इसको थोड़ा स्मूथन किया जाए तो फ्यूचर में ये काफी एडवांटेज होगा। तो आम लोगों को एडवांटेज होगा, ये कहना है जनमानस का। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बजट की बारीक बातों पर। क्या जो फाइन प्रिंट्स रही बजट की, तो इस पर ET नाउ स्वदेश और ET नाउ के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने क्या कहा है, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या विश्लेषण है, आइए उनसे समझते हैं। बजट के कई पहलू होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बजट को लेकर के मैसेजिंग क्या है सरकार की मैसेजिंग ये है कि भाई देखिए, इकोनॉमी में कहाँ पर तनाव था, उन्होंने उस बात को समझा, उन्होंने तनाव को दूर करने के लिए जो उपाय कर सकते थे उनको करा। तो कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा फोकस है और केपेक्स और इन्वेस्टमेंट की तरह कम फोकस है। 2021 में इकोनॉमी में तनाव था, मगर उस समय कंजम्पशन में कम ध्यान था और उस समय एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फोकस था, बिकॉज कोविड के बाद इकोनॉमी को एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी। तो कई लोग इसको बोल रहे हैं जी यह तो एक पॉलिटिकल बजट है, मगर मैं बोलूँगा कि नेसेसरी बजट है, बिकॉज अगर इकोनॉमी में तनाव को आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको समस्या आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में अगर पैसा नहीं आता है तो समस्या है। तो मेरे हिसाब से मेरे करियर के अंदर इतना बड़ा टैक्स का जो सिंप्लीफिकेशन और टैक्स रिफॉर्म डायरेक्ट टैक्सेस में मैंने पहली बार देखा है। सबको इस बजट में ज़्यादा हो या कम हो, कुछ ना कुछ इस टैक्स सेविंग से ज़रूर मिला है। सबसे बड़ा वो पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, बजट क्या एक फ्रेमवर्क में है,
मैक जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट का अजम्पशन अच्छा है, टैक्स अजम्पशन कंजर्वेटिव हैं, ग्रोथ अजम्पशन रीजनेबल हैं, और जो फोकस एरियाज जिसे हम कहते हैं न्यू एज एरिया, सोलर हो गया, स्टार्टअप हो गया, वह भी ठीक हैं। तो यह सेकंड पार्ट है। तीसरी पार्ट ये है कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट में देखिए आज एक डिसाइसिव मूव हमने देखा है। 2021 में जब बजट आया था डिसाइसिव मूव था, केपेक्स स्टॉक्स ऊपर गए। आज डिसाइसिव मूव था, केपेक्स नीचे गया है और कंजम्पशन ऊपर गया है। तो मेरे हिसाब से एक वो प्रकार का डिसाइसिव मूव देखने को मिल रहा है जहां पर पुराने हीरो ये सब पीछे जा रहे हैं और जो नए हीरो हैं वह आज आगे जा रहे हैं। बजट के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार और वी अनंत नागेश्वर और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मिस्टर मनोज गोविल और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। वेलकम सर ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पास आना चाहूंगा। कैपेक्स में टारगेट को रिवाइज करके 10.18 लाख करोड़, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 11.21 लाख करोड़, इफेक्टिवली रफली 20,000 करोड़ का इसमें हाइक हम देख रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इस साल परफॉर्मेंस नहीं हुआ और उस पे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा परफॉर्मेंस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग? जैसे कि डिफेंस में कोई ग्रोथ नहीं है, रेलवेज में आपने लोकेशन लगभग वही रखा है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पर फोकस आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा रहेगा? देखिए ओवरऑल यदि आप देखें तो हमारा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है वो दो प्रकार का होता है। एक जो भारत सरकार उसको सीधे प्रकार से करती है अपने विभागों के माध्यम से, और दूसरा जो भारत सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है उस अनुदान ग्रांट के माध्यम से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और भी इस प्रकार की योजनाएं हैं। तो यदि आप ये दोनों मिला लें तो लगभग अगले साल का जो हमने बजट एस्टिमेट रखा है वो 15 लाख लगभग 15.5 लाख करोड़ के आसपास रखा है। और यदि आप इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, पुनरीक्षित अनुमान है, उसको आप देखें और उसमें आप देखें कि वो लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास है। और यदि ग्रोथ देखें तो जो ग्रोथ हमने एस्टिमेट की है दोनों प्रकार का कैपेक्स को मिलाकर वो लगभग 17% की ग्रोथ है। तो अब हम इसको ये बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारा इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है पूरे सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के और उसको हम तुलना करें अगले साल के 20 से, तो हमारी ग्रोथ लगभग 7% है। जो 50 लाख करोड़ का बजट आपको दिख रहा है उसमें 7% आरई के अनुपात में ग्रोथ है। तो जब पूरा बजट यदि हम 7% से ग्रो कर रहा है परंतु जो कैपिटल और ग्रांट्स फॉर कैपिटल का मिला के देखें तो वो 17% से बढ़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार का जो बजट है इसमें ने कैपेक्स को इस साल भी प्रायोरिटाइज किया है। और उसमें जो रेलवे है, आपने रेलवे का नाम लिया, आपने डिफेंस का नाम लिया, आपने कहा रोड के बारे में, इन तीनों की जो टॉप 3 में पहले भी थे इस साल भी हैं, परंतु इस साल कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक 20,000 करोड़ का फंड बनाया गया है जो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से रखा गया है। इसी प्रकार से अर्बन चैलेंज फंड जो अर्बन क्षेत्र के लिए है वो एक 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, वो हमने पहली बार इस बार रखा है। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे कि अर्बन का मैंने उदाहरण दिया, साइंस टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया, वहां पर पिछले साल से अधिक ग्रोथ है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो असेट मोनेटाइजेशन की जहां तक बात है, मिनिस्ट्रीज को 3 साल का प्लान बना कर दिया गया है। नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विच इज ऑलरेडी इन प्लेस, तो ये जो आज का अनाउंसमेंट है वो उससे कैसे अलग है? क्योंकि मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी अपने असेट मोनेटाइजेशन वाले जो असेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। 4 साल का प्लान था, करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ओवरऑल असेट मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा गया था। तो ये उससे अलग कैसे है? देखिए वो पहले 4 साल का था, उसमें 6 लाख करोड़ का टारगेट है। इस साल अभी अंतिम साल है, अब ये साल खत्म हो जाएगा तो हम पता पड़ेगा कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। हमारा अनुमान है कि लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। हो सकता है 6 लाख से थोड़ा कम हो जाए, 5.5 हो जाए, 5.25 हो जाए, पर वो 4 साल तो खत्म हो गए। अब जो ये 10 लाख करोड़ की बात आ रही है ये इसके बाद के सालों के लिए आ रही है कि इसके बाद के साल के लिए आपका क्या प्लान है। तो वो जो राशि उससे प्राप्त होगी उसको कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्च करने का सरकार का इरादा है। Now allow me to come to Chief Economic Advisor.
So the government has decided to bring down fiscal deficit target to 4.4% for the financial year 2026. At the same time, our expenditure is not at par. In fact, it's coming down. Government has revised the overall expenditure target to 10.18 lakh crore for financial year 2025. Do you find it a pragmatic approach when the economy is, there is a concern that the economy needs more expenditure, more spending? We are cutting down our fiscal deficit target at 4.4%. Well, I think the government has indeed increased the capex by 10% compared to the revised estimate for the current financial year. And if you look at FY 23-24, we achieved 9.5 lakh crores, 8.5 plus 1 lakh crore given to states, and that was increased to 11.1, which is a combination of 9.6 and 1.5. And as my colleague Dr. Manoj Govil pointed out, we may end up achieving somewhere around 10.2 to 10.3 in the course of the current financial year, with just about a couple of months to go. So naturally, the budget allocation takes into account the spending patterns over the last couple of years or three, and therefore also takes into consideration what is the spending capacity within the system, etc. But overall effective capital expenditure is continuing to rise, because capital expenditure is being undertaken by the union government, by the state governments, and also by public sector enterprises within the overall public sector framework. And more importantly, you are not taking into account the fact that capital expenditure by the private sector will likely increase because of the fillip being given to private consumption through the tax cut route, because it puts more spending power in the hands of the public. And once the private sector sees demand growing, and given the fact that capacity utilization in the private sector has been closer to 75%, I would expect to see private sector capital formation growth picking up. And in that scenario, it is good that the government gives the space for the private sector to be able to undertake capital formation, and that is why the budget's emphasis on sticking to the fiscal consolidation path promised 5 years ago. It's important to deliver on that to be able to get the credibility of the marketplace for the fiscal policy of the government of India. And that has helped us even with economic growth, because you spoke about the importance of expenditure. But if you look at the government of India's borrowing costs over the last several years, it has come down quite consistently if you look at the 10-year bond yield. And if you compare the 10-year bond yield of government of India with that of the benchmark, with the US 10-year bond yield, it has been tightening, it's been compressing. Now imagine if the government of India had been spending more than what it has, then this number would have been much higher, this bond yield. And that would have resulted in an overall level of higher interest rates in the entire economy, which would have curbed spending and expenditure in any case. So I think we need to take a holistic view of this situation. सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हमारे सहयोगी प्रकाश को से खास बातचीत करते हुए और बजट से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी की बारीकियां हैं वो बताते हुए, लेकिन वक्त हो चला। एक बार स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। बजट पर इंडस्ट्री की क्या राय है, इसको समझने के लिए PHDCCI के प्रेसिडेंट हेमंत जैन से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने खास बात की। आइए सुन लेते हैं। बजट 2025 पेश हो चुका है, इंडस्ट्री की क्या राय है, इस पे कैसा लगता है? हेमंत जैन जो हैं प्रेसिडेंट PHDCCI के बात करेंगे। हेमंत जी, ये बजट अभी है, कैसा लगता है आपको? शुरुआत कैसी रही और अभी तक कितने नंबर देंगे आप? सब शुरुआत बहुत अच्छी रही है कि सबके चेहरे में स्माइल है, और चेहरे में स्माइल होना है क्योंकि आज के दिन काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ मिला है सब इससे, स्पेशली मिडिल क्लास को। तो मैं इसको अगर मैं 10 में से मार्क दूंगा तो 9.5 इसको देता हूँ जी। द ओनली थिंग जो मुझे लगा जो एक वो ज़रूरत है इसके अंदर कि कॉम्प्रहेंसिव बजट रहा है फॉर एवरी सेक्टर्स। बट जैसे हमने ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमें 2047 तक विकसित भारत होना है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है हेल्थ केयर और एजुकेशन पे भी हमको चाहिएगी। एक विकसित देश के लिए एक विकसित हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है। तो आई वुड से दैट नेक्स्ट जब भी कोई बजट होगा तो उसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि ये हमारा गोल है और ये टारगेट्स रहेंगे एवरी 5 ईयर्स, तो वैसा कुछ बन सके तो और बढ़िया रहेगा। और बहुत कुछ करने की अभी भी क्षमता है, क्योंकि अभी ट्रंप ने बताया नहीं क्या करने वाले हैं वो, तो अभी बहुत वेट एंड वॉच अप्रोच भी है।
हाँ साहब, एक बहुत जरूरी, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प इज़ नोन, उनका एक अपना एक ऑरा है और वो काफ़ी रेडिकल डिसीजन लेते हैं जो आज से पहले कोई प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं लिए हैं। तो ऑब्वियसली उस पर काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। सपोज अगर कोई वो ड्यूटीज़ लगाते हैं चाइना पे या कोई और इकोनॉमीज पे, तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट आई एम श्योर जो भी करेंगे इंडिया के लिए पॉजिटिव रहेगा सर। तो इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।